हाय एवरीवन। आज हम जो क्लास 6 की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है उसका सेकंड चैप्टर देखेंगे और जो है अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, तो ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर मतलब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि जो हमारी पृथ्वी है यह गोलाकार नहीं है। बहुत पहले तक तो यही माना जाता था कि जो पृथ्वी है वो गोलाकार है, लेकिन हमको पता है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा भी कि जो अर्थ है हमारी वो पूरी तरह से गोल नहीं है। तो अगर ये गोल नहीं है तो फिर कैसी है, ये भी हमारे मन में आना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो साउथ और नॉर्थ पोल है, मतलब जो पोल है अर्थ का, ठीक है, जो पृथ्वी के ध्रुव है वो थोड़ी सी वहाँ पे चपटी हुई है। ठीक है, और बीच में थोड़ी उभरी हुई है, मध्य में उभरी हुई है, और अपने जो पोल्स हैं नॉर्थ और साउथ पोल वहाँ पे चपटी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती होगी? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप होता है। तो जब हम मैप वगैरह देखते हैं तो मैप को क्या किया गया है, जैसे ग्लोब को बीच से काट दिया गया है। ठीक है, तो जो प्रशांत महासागर है उसके दो पार्ट हो गए हैं। तो हो सकता है जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको मैप समझ में ना आए, लेकिन जब आप पहले ग्लोब देखेंगे, ग्लोब से पढ़ना सीखेंगे, फिर आपको मैप जब आप मैप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो इसलिए पहले ग्लोब को देखना सीखिए। ठीक है, क्योंकि वही वास्तविक प्रतिरूप है ग्लोब का, और मैप को तो फाड़ दिया गया, मैप का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब, और गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है, एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। जो ग्लोब होते हैं वो स्थिर नहीं होते हैं। ठीक है, उसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। तो ग्लोब क्या है, उसमें तो सही शेप में दिखाया जाता है, लेकिन अगर हम मैप देखते हैं तो उसमें शेप सही नहीं रहता। उसमें हमने प्रशांत महासागर को फाड़ दिया है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब यह प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। जैसे ये दिक्कत आई हमारे सामने कि अगर किसी जगह को हमको लोकेट करना है, किसी स्थान को हमको दिखाना है, तो हम कैसे बताएंगे कि वो जगह पृथ्वी पर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है, और ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं। ठीक है, ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत रेखा कहा जाता है। विषुवत पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। समानांतर रेखाएं भी कहते हैं। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग। चलो मानते हैं ये अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है, और इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। बीच से एक रेखा खींचती है। ठीक है, और इसको हम 0 डिग्री मानते हैं। ठीक है,
तो जब हमने पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, तो अब हमको देखना है कि उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो जो ये विषुवत रेखा है इसके नॉर्थ में, तो इसका उत्तर कौन सा है? नॉर्थ ये होगा, ठीक है, और ये साउथ होगा। तो जो पृथ्वी का आधा भाग है उसको उत्तरी गोलार्ध और आधा भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, और इनको बांटता कौन है? ये 0 डिग्री, जिसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। अब ये जो विषुवत वृत्त है इसके अगर हम समानांतर ऐसे रेखाएं खींचते हैं तो ये क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाता है, ठीक है, और जो विषुवत वृत्त जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं इक्वेटर, वो 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाती है, ठीक है। चूँकि जो विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त से दोनों तरफ जो ध्रुव के बीच की दूरी है, ठीक है, वो पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 भाग है। अतः इसका माप होगा 360 अंश का, 1/4 यानी कि 90 अंश। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो विषुवत वृत्त है, जब हम उसके दोनों तरफ के बीच की दूरी है वो पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, ठीक है। हमारी पृथ्वी को अगर हम एक वृत्त मान लेते हैं, तो अगर हम ध्रुव की तरफ बढ़ते जाते हैं तो वो कितना हुआ? वृत्त का 1/4 हुआ। तो और वृत्त का माप कितना होता है? 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अगर हम उसका 1/4 करते हैं यानी कि 90 अंश, तो इस प्रकार 90 उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, तथा जो 90 अंश दक्षिणी अक्षांश है वो दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। अब इसको हम ऐसे देखते हैं यहाँ पे, ये जो है ये किसी वृत्त का इसको ऐसे, ठीक है, जो कोई वृत्त होता है वो 360 डिग्री का होता है। लेकिन क्या है इसमें कि जो विषुवत रेखा से दोनों तरफ ध्रुव के बीच की जो दूरी है वो पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, ठीक है। तो अतः इसका माप जैसे कि जो वृत्त होगा वो तो 360 अंश का होगा, लेकिन इसका 1/4 है ना, तो 1/4 यानी कि 90 अंश। तो इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश, मतलब 90 डिग्री यहाँ पे, और 90 डिग्री साउथ पोल और 90 डिग्री नॉर्थ पोल को दिखाएगा, ठीक है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी कि उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। अब आपको उत्तर दक्षिण यानी कि नॉर्थ साउथ तो समझ आ गया होगा। जिसको विषुवत वृत्त 2 भागों में बांटते, तो विषुवत वृत्त से अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे तो नॉर्थ, और अगर हम नीचे की ओर जाते हैं तो साउथ, ठीक है। और जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी हम आपको दिखाते हैं, हमारी अर्थ कुछ ऐसे है, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो अक्षांशों का आकार क्या है? घट रहा है। अब कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं देखते हैं। तो विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री और दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 अन्य महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। अब ये अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं? ठीक है, एक तो 0 डिग्री हो गया, एक 0 डिग्री हो गया, और एक 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव हो गया, और एक 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव हो गया, ठीक है। उसके बाद जब हम 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो 23.5 डिग्री पे जो रेखा है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं। ऐसे ही जब हम विषुवत वृत्त से नीचे की ओर आएंगे तो 23.5 डिग्री जो दक्षिण है उसको हम मकर रेखा कहते हैं। फिर 66.5 डिग्री ऊपर जाने पर जो रेखा मिलती है उसको हम उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं, और 66.5 डिग्री नीचे जो रेखा है उसको हम दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं, ठीक है।
ये 4 रेखाएं वही यहाँ बताया गया है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, विषुवत वृत्त के 66 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त तथा विषुवत रेखा के 66 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। अब पृथ्वी के ताप कटिबंध को हम देखते हैं तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होने लगती हैं। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है और इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंडी होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं आ पा रहा है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। आपको समझाते हैं। अगर हम यही डायग्राम देखते हैं तो ये है कर्क रेखा, ठीक है, और ये है मकर रेखा। तो इनके बीच का जो ये स्थान होगा, ठीक है, ये जो जगह होगी, अगर मान लीजिए यहाँ पे सन है, ठीक है, और ऐसे किरणें आ रही हैं, तो आप देखेंगे कि ये किरणें यहाँ पे ऐसे सीधी पड़ती हैं, उसके बाद ऐसे ऐसे तिरछी होती चली जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो इन्हीं पार्ट पे पड़ती हैं, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है, और इसी को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। फिर अगर हम इस क्षेत्र को ले लें, अगर हम इस क्षेत्र को ले लेते हैं, अगर हम इस वाले जोन को ले लें, ठीक है, और इस वाले को, तो जितना इसकी दूरी इधर से है उतना ही विषुवत वृत्त से जितनी इसकी दूरी है उतना ही इसकी दूरी है। तो अगर हम यहाँ पे सूर्य करें तो देखते हैं कि यहाँ पे जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ने लगती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ने लगती हैं, तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना ठंडी होती है, और मतलब इसको हम शीतोष्ण, मतलब शीत और प्लस उष्ण, तो हम इसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। फिर अगर हम देखते हैं, अगर हम ये पोल वाला भाग देखें और यहाँ पे ये देखें, तो यहाँ पे सूर्य की किरणें पहुँचती ही नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे पूरा बर्फ़ जमा रहता है, जैसा अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, ठीक है, आप देखते हैं। और हम ऊपर अगर आर्कटिक देखते हैं, आर्कटिक महासागर, तो वहाँ सब क्या है, बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ पे सूर्य की किरणें पहुँच ही नहीं पाती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं। अब हम देखते हैं कि देशांतर क्या है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एवं की अक्षांश पर स्थित है। उनकी सही स्थिति ज्ञात करने के लिए यह पता लगाना है कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा या पूर्व से पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ में देशांतरीय याम्योत्तर इस संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घट जाती है एवं ध्रुव पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय याम्योत्तर रेखाएं आपस में मिलती हैं। अक्षांश रेखाओं के भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है। तब सभी देशों ने ये निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश
राजकीय वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक की गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए पा का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय रेखाओं के द्वारा बनी ग्रिड को देखें।